दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए इख्तिताम तक ज़रूर सुनना, बहुत लुत्फ़ आने वाला है। रात के लगभग 1 बजे मुझे नींद से बेदार होकर बैत उल खला जाने की हाजत महसूस हुई। मैं खामोशी से उठा और बैत उल खला की जानिब चला गया। कुछ देर बाद जब मैं लूटा तो मैंने देखा कि आपा बेग पर सो रही थी, मगर उनकी पुश्त मेरी समत थी। कमरे में हल्की सी चमक थी जिससे मुझे आपा की रेशमी नाइट की झलक नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ाए और देखा कि आपा गहरी नींद में थी। उनका चेहरा आराम से भरा हुआ था और उनकी नाइट ऊपर तक उठ गई थी। उनका पूरा माल वाज़े नजर आ रहा था। ये देखकर मेरी हालत बिगड़ गई थी। मेरा सोता हुआ शेर बेदार हो गया था। फिर मैंने आपा को दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा नाम इमरान है। मैं सखर शहर का रिहायशी हूँ। मेरा कद 8 फुट है। मेरे शेर का हजम 13 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा है। कुछ दिन कबल की बात है जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए सखर से इस्लामाबाद जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने वाली नशिस्त पर एक आपा बैठी थी। वो बहुत हुसैन और दिलकश नजर आ रही थी। उसके चेहरे की एक अलग ही रौनक थी और उसके दराज बाल इससे मजीद हुसैन बना रहे थे। उनका भरा हुआ जिस्म, गोल गोल छातियां और मस्त मजबूत बदन आपा को देखकर मुझे बहुत आराम और लुत्फ आ रहा था और यकीनन मेरी आंखें उन्होंने खींच ली। ट्रेन चलते चलते मैंने सोचा किया मैं उनसे गुफ्तगू करूं। फिर मैंने हौसला जमा किया और उनसे गुफ्तगू शुरू की। आपा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। ये सुनकर वो बोली, अच्छा, मैं भी इस्लामाबाद की रिहायशी हूं। सखर अपने भाई से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो आपा ने अपना नाम ज़ारा बताया। मैंने कहा, अच्छा, आप इस्लामाबाद में किस मकाम पर रहती हो? इसने कहा कि मैं F7 सेक्टर में रहती हूँ। हमें एक दूसरे से बातें करते करते अच्छा लगने लगा। आपा की बात सुनकर मुझे और भी अच्छा लगने लगा। ट्रेन में सफ़र करते हुए हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें की। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक कार कंपनी में है और आपा ने मुझे हिम्मत दी। आपा के साथ ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रही। मैं पूरे रास्ते उनको ही देखता रहा। वो बहुत ही मस्त चीज़ लग रही थी। शायद आपा ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। रात के लगभग 11 बज चुके थे जब ट्रेन इस्लामाबाद स्टेशन पर रुक गई। मैं और ज़ारा आपा दोनों ही ट्रेन से बाहर निकले। आपा का बेग बहुत वज़नी था तो मैंने उनकी इमदाद के लिए कहा, आपा लाओ, मैं आपका बेग उठा देता हूँ। इसने निहायत शाइस्तगी से मेरा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। F7 सेक्टर में रात छा गई थी और आसपास ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। स्टेशन के बाहर पहुंचकर आपा ने मुझ से पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद होटल तलाश करना पड़ेगा, लेकिन आपा ने कहा, अगर तुम्हें कोई दुश्वारी ना हो तो तुम हमारे घर आ सकते हो। घर करीब में ही है और तुमने मेरी इमदाद भी की है। मुझे भी रात में बेग उठाने में दुश्वारी हो रही है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर रजामंदी जाहिर की। रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे भी होटल तलाश करने की जगह आपा के घर जाना ज्यादा मुनासिब लगा। हम दोनों रेलवे लाइन उबूर करके आपा के घर की तरफ बढ़े। चलते चलते मैंने आपा से पूछा, आपका घर कितना दूर है? आपा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा दूर, और तुम देखना मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। जब हम उनके घर पहुंचे तो आपा ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा था, ना क्यों आपा, आपने बहुत इमदाद की है। घर के अंदर एक हल्की सी चमक थी और दीवारों पर लगे फूलों ने घर को एक खास फिजा दी थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, इमरान, तुम्हें भूख लगी है क्या? खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी। आपा, चावल तैयार कर लो, जल्दी तैयार हो जाएंगे। आपा हंसी और बोली, ठीक है, मैं लिबास तब्दील करके आती हूँ। तुम भी सामने वाले कमरे में जाकर लिबास तब्दील कर लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं इस कमरे में चला गया जहाँ उन्होंने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने अपने लिबास तब्दील किए और हाथ धोकर तैयार हो गया। मैंने एक आरामदेह टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर बाद आपा अपने कमरे से बाहर आईं। उन्होंने काले रंग की रेशमी नाइट पहनी हुई थी जो बहुत ही हुसैन लग रही थी। मैंने उन्हें देखा और वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? मैंने जल्दी जवाब दिया, अरे आपा, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी इस बात पर वो भी मुस्कुराई और फिर बावर्ची खाने में खाना तैयार करने चली गई। मैं वही बैठा बैठा अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा और आपा ने बावर्ची खाने में चावल और सब्जी तैयार करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में बावर्ची खाने से पक रहे खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई और मेरे पेट में हल्की सी भूख और शदीद हो गई। आपा ने मुझसे कहा, खाना बस तैयार हो गया है, तुम मेज़ पर बैठ जाओ। मैं मेज़ पर बैठ गया और उन्होंने मेरे सामने चावल और सब्जियां रख दें। अब वो खाना खाने लगी। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। आपा ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर आपा ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने कहा, घर भी अच्छा है। फिर आपा ने आहिस्ता से पूछा, और
घर वाली कैसी लगी, मैं थोड़ा चौंका और मैंने बोला वो भी बहुत अच्छी है। इस पर वो थैंक यू बोल कर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से निगाहें चरा रहे थे। फिर आपा ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का वक्त किया है? तो मैंने बोला कल 10 बजे। आपा ने कहा फिर तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना ख़त्म किया। खाना सादा लेकिन बहुत लजीज था। हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। उन्होंने अपने ख़ानदान के बारे में बताया कि उनके भाई सखर में काम करते हैं और वो इस्लामाबाद F7 सेक्टर में अकेली रहती हैं। इसके हंसते हुए तासुरात ने मुझे इसकी इज्जत और भी ज्यादा कर दी। रात गहरी हो चुकी थी और हम दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ किए। फिर आपा ने कहा तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, सुबह जल्दी उठना है ना। फिर मैंने पूछा आप खुशबू कौन सी इस्तेमाल करती हो? आपके कमरे से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस पर वो हंस कर बोली सब औरतों की खुशबू है, तुम्हारे मतलब के नहीं है। आपा ने कहा कि रात के अंधेरे में जब सब कुछ साकित था, मैं आपा के कमरे में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद आपा कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने हंस कर कहा किया पूछना चाहती हो? आपा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा अगर तुम्हारी नौकरी यहाँ लग गई तो फिर तुम कहाँ रहोगे? मैंने थोड़ी देर सोचते हुए कहा। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा आपा आपके घर पर कब तक रहूंगा? आपा ने हंसते हुए कहा जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा नहीं आपा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वो समझ गईं और बोलें ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे वो मुझे दे दिया करो, तुम्हारे सहारे से मेरा भी दिल लग जाएगा। मैं ठीक है, मैंने इस तजवीज़ के बारे में बात की, ये वाकई एक अच्छा फैसला था। मैंने कहा ठीक है, पहले नौकरी तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। आपा ने कहा तुम्हारी नौकरी पक्की है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा आपको कैसे पता? वो बोली बस मुझे पता है। मैंने कहा देखते हैं। आपा ने फिर से पूछा अगर नौकरी लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। इस बात से हमारे दरमियान एक अच्छी तफहीम बन गई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा आपा अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझे भी जाना है। आपा बोली अरे हाँ मुझे भी नौकरी पर जाना है। वो भी किसी कंपनी में काम करती थी। मैंने पूछा मैंने यहाँ कहाँ सुना है? आपा ने कहा तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सुना है। आपा ने फिर कहा दूसरे कमरे में सफाई नहीं, तुम यहीं पर मेरे कमरे में ही सो जाओ। फिलहाल मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे बिछाकर सो गया। आपा ने कहा मेरे बिस्तर पर मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने इनकार कर दिया लेकिन आपा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो मुझे कंबल देकर बिस्तर पर लेट गई और मैंने नीचे लेटने का फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता कमरे का माहौल पुरम हो गया। रात के सुकून भरे माहौल में मुझे लगा कि ये अनजान मुलाकात हमारे लिए एक नए सफ़र का आगाज हो सकती है। अब रात के लगभग 1 बजे में उठा और बैतुल खला चला गया। जब लूटा तो देखा आपा मेरी समत पेट करके लेटी हुई थी और उनकी नाइट ऊपर तक उठ गई थी। उनका पूरा माल वाजे दुख रहा था। ये देखकर मेरी हालत बिगड़ गई है। मेरा सोता हुआ शेर बेदार हो गया था लेकिन ने काबू करके सो गया। सुबह आपा ने 7 बजे जगा दिया और बोली उठो और अभी चाय पी लो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा आपा मैं चाय नहीं पीता। इस पर आपा बोली कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत से बनाई है। मैंने आपा की समत देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही झलक थी और बात करने का तरीका भी तब्दील हो चुका था। अब हर बार 2 मानी में कर रही थी लेकिन मैं अनजान बनते हुए सब कुछ नज़रअंदाज कर रहा था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो आपा बोली इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और नौकरी का किया हुआ मुझे बताकर जाना। मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक टैक्सी पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन के 3 बजे लौटा तो आपा का घर ताला बंद था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं आपा का फ़ोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने आपा के आने का इंतज़ार किया। शाम के 5 बजे आपा आई। वो जीन्स में बहुत हुसैन लग रही थी। आते ही आपा बोली ओ माजरत, मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को कहने लगी। फिर आपा बोली तुम थोड़ा रुको, मैं कपड़े तब्दील करके अभी आती हूँ। आज आपा लांग और एक सादा सी टी शर्ट पहनकर बाहर आई। आपा बोली हाँ अब बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। इस पर आपा थोड़ा गमगीन हो गई और बोली क्या हुआ? इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ क्या? नौकरी नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको इनकार कैसे कर सकते हैं वो लोग? ऐसे लग रहा था कि यकीन करो जैसे उनको इस बात का बहुत गम हुआ हो। मैंने आपा से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नौकरी लग गई है और मुझे 3 दिन बाद शामिल होना है। इस पर आपा खुश होकर पूछने लगी कि फिर घर क्यों जा रहे हो? मुझे उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे आपा को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊंगा और अपने कपड़े भी ले आऊं और कुछ जरूरी चीजें भी लानी हैं। इस पर आपा ने उदास आंखों से पूछा वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बगैर आपा का दिल ही नहीं लग रहा। मैंने आपा से कहा आपा मैं जरूर आऊंगा। फिर आपा थोड़ा खुश हो गई और बोली जाओगे कब? ट्रेन कब की है? मैंने बोला कि कल सुबह की है। रात की
ट्रेन में कोई नशिस्त नहीं है। इस पर आपा बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, ठीक है तो फिर आज तुम्हारे लिए कमरे की सफाई करती हूँ और शाम को जश्न करते हैं। आपा, मैंने बोला, जश्न किस लिए? आपा बोली, अरे तुम्हारी नौकरी लग गई है इसलिए जश्न करते हैं, चलो जश्न दो। मैंने उनसे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर आपा बोली, कोई बात नहीं, जश्न मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी तनख्वाह आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और कमरे की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। आपा बोली, आपा ने पूछा, खाना घर पर खाओगे बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर आपा ने पूछा, और पीना कहाँ है? इस पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? आपा बोली, मशरूब नहीं पीते हो क्या? मैंने बोला, पीता हूँ, मगर इससे पहले मैं कुछ और बोलता तब तक आपा बोली, बस तो तय हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। उन्होंने मुझे 2,000 रुपये दिए और बोली, एक रेड लेबल की बोतल और कुछ फल और कुछ खुश्क मेवे ले आना, और हाँ, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 1,000 रुपये की एक बोतल मिल रही थी। दरअसल मैं कभी भी ब्रांडेड मार्केट्स में नहीं गया था, और खैर मैंने एक बोतल ले ली और कुछ फल और खुश्क मेवे लेकर घर आ गया। तब तक आपा ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूरी पक चुकी थी। आपा ने मुझे देख कर कहा, तुम अपने कपड़े तब्दील कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर ताज़ा हो जाओ। तब तक मैं भी नहाकर ताज़ा हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा, मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं। आपा ने मुझे एक लांग और एक टी शर्ट लाकर दी और बोली, ये पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने कमरे में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं आपा के कमरे में पहुंचा तो आपा अभी नहा रही थी। मैंने आवाज़ दी तो बोली, तुम सामान लाओगे, तब तक मैं आती हूँ। उन्होंने मुझे गिलास पानी की बोतल बताई और प्लेटें वगैरह के बारे में बताया कि बावर्ची खाने में सब रख दिया है। मैंने सब कुछ तरतीब दे दिया। खुश्क मेवे के डब्बे और खुश्क मेवे प्लेट में सजा दिए। दोनों गिलासों में मशरूब बनाकर रख दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और मेज पर सब सामान तैयार था। जैसे ही आपा अंदर कमरे में आए मैं उनको देखता ही रह गया। आपा बहुत हुसैन लग रही थी। मैं आपा की छातियों को ही देखे जा रहा था और ये बात आपा ने अच्छी तरह समझ ली थी। उन्होंने उठकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैं उनकी जानिब से नजर हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आपकी खूबसूरती देख रहा था। वो हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। आपा मेरे पास ही मेरे साथ में बैठ गई। उनके जिस्म से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनकी खुशबू की महक निशीला कर देने वाली थी। फिर हम दोनों ने एक मशरूब लिया और बातें करने लगे। तभी आपा बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, सच में आपा अब बहुत अच्छी लग रही हो। आपा बोली, बहुत अच्छी लग रही हूँ या कुछ बहुत अच्छी लग रही हूँ? मैं इस बात पर कुछ नहीं बोला और मशरूब को एक झटके में खाली कर दिया। अब दूसरा मशरूब बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। आपा ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, इस बार मशरूब में बनाती हूँ। ये कहकर आपा ने अपना मशरूब नीचे रखा और हाथ से बोतल लेकर दूसरा मशरूब बना दिया। फिर मशरूब खत्म करके आपा ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट निकाली और जला ली। आपा ने टांग खींचते हुए कहा, इमरान एक बात पूछो? आपा पूछो ना। आपा ने कहा, सच बताओगे आज झूठ? आपा ने कहा, तुम्हारी कितनी दोस्तियां हैं? ये सुनकर मैं आपा की तरफ देखने लगा। आपा ने मेरी तरफ आंख दबाते हुए कहा, बताओ ना। मैंने कहा, आपा बस एक ही है। आपा ने कहा, तुमने इसके साथ कभी राबता कायम किया? नहीं। हाँ। आपा ने कहा, कितनी बार? मैंने कहा, बस 2 बार। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और आपा की तरफ देखने लगा। अब आपा मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। बस दिल कर रहा था कि इस बार आपा को यहीं पर पटक कर बस इसके साथ अभी शतरंज खेलूं। आपा ने कहा, बताओ ना इमरान, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आपा। आपा ने कहा, बताओ ना, बड़ा मेहरबानी, तुमको मेरी किस्म क्या सोच रहे हो, बताओ। मैंने कहा, आपा आप तो बहुत हुसैन लगती हो। आपा हंसती हुई बोली, हाँ वो तो मुझे पता है कि मैं एक बहुत हुसैन हूँ, तुम्हारे भाई भी यही कहते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, आपा भाई यहाँ पर क्यों नहीं रहते? वो बोली, तुम्हारे भाई सखर में नौकरी करते हैं और मेरी नौकरी यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब दिल करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी, कभी कभी वो भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। आपा ने कहा, तुम बताओ तुम कैसे मिलते हो अपनी दोस्त से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तब मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उन बातों के दरमियान हमारे गिलास खाली हो गए थे। आपा ने बोतल उठाई और मशरूब बनाने लगी। हम दोनों ने मशरूब खत्म किया और मैंने सिगरेट जलाई और फिर आपा ने मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और बोसा देकर मेरे मुंह पर मारती हुई बोली, मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, आपा अब तो आप भी मुझको बहुत अच्छी लगने लगी हो। आपकी शादी हो गई है? नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। ये कहकर मैं हंसने लगा। आपा ने कहा, कोई बात नहीं इमरान। मैं भी बोला, आपा कुछ भी? आपा बोली, हाँ कुछ भी, जो तुम्हारा दिल करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपा बोली, करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा क्या किया कर सकते हो यार।
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी में लुत्फ आ रहा होगा। फिर रात भर हमने शतरंज गेम खेली थी। चुल्लू अब जाओ और जल्दी से लूट कर यारो। इस कहानी में एक मंजर है जहां एक खातून का चेहरा मुस्कुराते हुए खिल और आईने से आर पार होता है। इस तरह के हालात ये शक पैदा करते हैं कि किसी भी राब्ते में ख्वाबों खानदानी हुआ दोस्ताना बिकार और सजावट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक सच्चा राब्ता तभी फलता फूलता है जब दोनों परिंदे एक दूसरे की रूह तलाश करते हैं। हमें किसी की ज़ाती हुदूद उबूर नहीं करनी चाहिए और उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए। कहानी का एक अहम हिस्सा जाहिर करता है कि किस ज़हनियत और रूह की कमी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती है। इमरान की अपनी शक्ल पर काबू पाने में नाकामी जाहिर करती है कि किसी की तरफ मुतवज्जे होना समझ में आता है, लेकिन इसी उसूल को बरकरार रखना हतमी उम्मीद है कि दूसरों की भी अक्कासी करते हैं। इसलिए इंसान को अपने अमाल और नेक अमाल पर काबू रखना चाहिए और अपनी तकदीर की नज़र को बरकरार रखना चाहिए। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि रिश्तों में एतमाद और एहतराम की क्या अहमियत है। कहानी के किरदारों के बाहमी मील जोल से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर रिश्तों में एतमाद और एहतराम ना हो तो वो रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। रिश्तों में एहतराम और गर्मजोशी सबसे अहम चीज़ है, चाहे वो भाई बहन दोस्त के दरमियान क्यों ना हो। कहानी में ये भी वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह किसी का खुद गरज और खुद गरज रवैया हमें नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी किस्म के रिश्ते में खुद गर्जी से ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते टूटने और नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। ज़ाती अच्छाई और बुरी खूबियां दूसरों पर मुसल्लत करना, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना गलत है। एक और अहम सबक जिसको सीखना है वो ये है कि इंसान को खुद आगाह होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इसके अच्छे और बुरे इरादे क्या हैं और उन्हें कहाँ तक महदूद रखना चाहिए। एक ईमानदार और पुख्ता सोच रखने वाले शख्स को अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों के साथ शाइस्ता होना चाहिए। अच्छा सिर्फ वही है जो दूसरों के हुकूक का एहतराम करता है। मुआशरे के हर फर्द की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जो इसे निभानी होती हैं, इसलिए हर फर्द को मुआशरे की अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते का एतमाद ईमानदारी और बाहमी इफ़हाम और तफ़हीम पर मबनी होता है। अगर रिश्ते इन चीज़ों पर मबनी ना हों तो उनके दरमियान झगड़ा और जुदाई लाजिम है। इसलिए हर रिश्ते में हम आहंगी, इफ़हाम और तफ़हीम और एतमाद होना चाहिए ताकि वो देर तक कायम रह सके। अल्लाह पाक हम सब को अपने अपने पाकीज़ा रिश्तों का निगहबान बनाए और दूसरे की बहनों को अपनी बहनों समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।